Hello everyone, welcome to Laws Forum. Let's start our CPC series and CPC series का आज का टॉपिक होगा हमारा that is the general principle of place of suing. Okay. So जो लास्ट वीडियो में हमने place of suing देखे थे आज हम उसके जनरल प्रिंसिपल पे बात करेंगे. There are at least 10 principle. Okay. So let's begin the video. So the first principle says that every suit should be instituted in the court of the lowest grade of a competent to try it. मतलब ये जो प्रिंसिपल है, ये जो एक बेसिक क्रक्स था हमारे लास्ट टॉपिक का, वो मैं आपको बता रही हूँ. तो इसमें यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो कोई भी हर एक जो सूट होता है ना, वो कहाँ इंस्टीट्यूट करना है, कैसे कोर्ट में करना है, जो कि सबसे लोवेस्ट ग्रेड का हो. क्यों? क्योंकि डायरेक्टली यू कैन नॉट जंप टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. यू हैव टू फॉलो दैट हायरार्की, right? Then second principle is the court of a higher grade is not deprived of the jurisdiction to try such suit. मतलब यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे लोअर ग्रेड जो लो ग्रेड का कोर्ट है या सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अगर वो इस सूट को ट्राई कर रहा है, तो इसके वजह से जो हायर ग्रेड के कोर्ट होंगे वो डिप्राइव नहीं होंगे उनकी जुरिडिक्शन के पावर से. सो दे ऑल्सो हैव द जुरिडिक्शन टू ट्राई सच केस, बट द हायरार्की क्या होनी चाहिए? Always it should from the lower judiciary to the higher one, right? Then the third principle ये कहता है कि once the suit is properly instituted, एक बार अगर सूट जो है वो इंस्टीट्यूट हो गया, the court has the power to pass a decree exceeding its pecuniary jurisdiction. मतलब हर एक कोर्ट की एक अपनी pecuniary jurisdiction होती है. ओके, सो अगर एक बार कोई भी जो सूट है वो इंस्टीट्यूट हो गया, उसके बाद कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो डिक्री पास करे जो एक्सीड कर सकता है उसकी पेक्यूनरी जुरिडिक्शन को भी. दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल. देन द फोर्थ प्रिंसिपल सेज दैट द सूट रिलेटिंग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो ऐसे सूट जो डील करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से, दैट शुड बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड. तो लेट्स से मेरा कोई सूट जो है मैंने इंस्टीट्यूट किया किसी केस में एंड इट इज रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो सूट कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पे, उस एरिया के उस जुरिडिक्शन के अंडर जो कोर्ट होगा. देन द फिफ्थ प्रिंसिपल सेज द सूट रिलेटेड टू द मूवेबल प्रॉपर्टी. लास्ट हमने देखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड दिस इज फॉर द मूवेबल वन. सो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए और द रॉन्ग टू द पर्सन मे बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द सच रॉन्ग इज कमिटेड और वेयर द डिफेंडेंट, जहाँ पे डिफेंडेंट या तो रह रहा है या बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है. ओके, दिस इज द फिफ्थ प्रिंसिपल. सिक्स्थ क्या कहता है कि जो अदर सूट्स होते हैं दे मे बी इंस्टीट्यूटेड कहाँ पे? दूसरे जो सूट है वो कहाँ पे आप इंस्टीट्यूट करते हैं? जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ हो. अब कॉज ऑफ एक्शन कैसा हो सकता है? या तो वो होली हो सकता है या पार्शियली अराइज हो सकता है. ओके, देन द फिफ्थ वन इज द डिफेंडेंट. फर्स्ट कंडीशन क्या थी? हमने बताया कि जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो. देन सेकंड कंडीशन इज कि जहाँ पे डिफेंडेंट या तो रह रहा हो या उसका वर्क है, जहाँ बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है. ओके, देन द सेवेंथ प्रिंसिपल हम बात करेंगे. तो सेवेंथ प्रिंसिपल है यहाँ पे कंसेंट का. तो कंसेंट कैन नाइदर कन्फर नॉट टेक अवे द जुरिडिक्शन ऑफ द कंपिटेंट कोर्ट. मतलब यहाँ पे प्लेंटिव का कंसेंट जो है वो मैटर नहीं करेगा. देन एट प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो एट प्रिंसिपल क्या कहता है? वेयर टू और मोर कोर्ट हैव द जुरिडिक्शन. मतलब कुछ कुछ सूट ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि दो या दो से एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा कोर्ट का जुरिडिक्शन होता है वहां पे, ठीक है. एंड इस केस में क्या हो रहा है? पार्टी भी अग्री हो रही है टू सबमिट टू द जुरिडिक्शन. तो अब क्या होगा? एंड द अग्रीमेंट इज द लीगल, वैलिड एंड बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल. मतलब अगर दो कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है लेट्स से, तो किसी एक कोर्ट ने जो है इसमें क्या कर दिया, जो है जुरिडिक्शन वो ले लिया एंड उन्होंने एग्रीमेंट बना दिया या प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी. तो फिर वो प्रोसीडिंग कैसी होगी? लीगल होगी, वैलिड होगी, बाइंडिंग भी होगी एंड इन्फोर्सिएबल भी होगी. ओके, देन द नाइन्थ प्रिंसिपल क्या बोलता है? नाइन्थ प्रिंसिपल बात करता है हमारा नो ऑब्जेक्शन. Sorry, this is objection, right? Yeah. So no objection as to the territorial or the pecuniary jurisdiction can be entertained by appellant or revisional court unless, be very cautious जब unless provided that ऐसे कुछ words आ रहा है. मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि no objection, कोई objection नहीं arise हो सकता है to the territorial या pecuniary jurisdiction. ठीक है, कब तक? unless अगर जो objection है यहाँ पे, I don't know कैसे मिस्टेक हुआ है यहाँ पे. ओके, सो सच ऑब्जेक्शन इज टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल. मतलब लेट्स से अगर आप जो है ऑब्जेक्शन रेज करना चाह रहे हैं फॉर द जुरिडिक्शन, सो दैट शुड बी इन द अर्लीस्ट पॉसिबल. जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तब करना चाहिए आपने. ओके, अगर लेट होता है तो दैट वोंट बी एडमिसिबल.
देन देयर हैज बीन एन कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, तो ये 2 कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो ही. Then the last principle says that no suit would lie to set aside a degree on the objection as to territorial jurisdiction of the court. मतलब कि कोई जो डिग्री, अगर लेट से कोई डिग्री पास की है किसी कोर्ट ने, तो वो जो है सेट असाइड नहीं कर सकते हैं मेयर ऑन द ऑब्जेक्शन कि ये जो है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट में नहीं आता है. ओके, आई होप आपको ये जो 10 प्रिंसिपल है अच्छे से समझ में आ गए होंगे. और इसी के साथ ये वीडियो और ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.